वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के यूनिट 2 का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक कर रहे थे। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की 3 स्टेजेस के बारे में हमने पढ़ा था, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी और थर्ड इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 प्रमोशन ऑफ अ कंपनी एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी से रिलेटेड वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैपिटल 3 कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज की। अब स्टेज 1 में प्रमोटर ने एक आइडिया निकाल लिया कि किस जो है क्या हमें बिजनेस फॉर्म करना है और डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लिया। स्टेज 2 में उसने कंपनी को रजिस्टर भी करा लिया। अब बात आती है फंड्स की। कंपनी रजिस्टर हो गई है, कंपनी अब स्टार्ट करनी है। जो प्राइवेट कंपनी होती हैं वो स्टेज 2 के बाद जो है प्राइवेट अरेंजमेंट्स करके, फ्रेंड्स या रिलेटिव से फंड्स अरेंज करके जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, फंड रेस करने के लिए, फंड कलेक्ट करने के लिए क्या करती है, मार्केट में क्या करती है, कैपिटल मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, इनको क्या करती है, मार्केट में इशू करती है, सेल के लिए निकालती है। कंपनी जो है जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि आओ हमारे शेयर्स खरीदो, हमारे शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करो। तो बेसिकली कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, अ पब्लिक कंपनी कैन रेज अ रिक्वायर्ड फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, रेज कर सकती है फंड्स को पब्लिक से बाय मींस ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। कैसे जो है पब्लिक से, एक पब्लिक कंपनी कैसे पब्लिक से जो है फंड रेज करेगी, अपनी सिक्योरिटीज दैट इज शेयर्स या फिर डिबेंचर्स को मार्केट में इशू करके। फॉर डूइंग द सेम इट हैज टू शो अ प्रोस्पेक्टस। अब जनरल पब्लिक को इनवाइट करना है तो उनको इनविटेशन भी तो देना पड़ेगा कि और हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स खरीदो। तो उसके लिए इनविटेशन के लिए क्या करता है कंपनी, एक प्रोस्पेक्टस इशू करता है, विच इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड अंडरगो वेरियस अदर फॉर्मेलिटीज। प्रोस्पेक्टस में क्या कर रहा है, पब्लिक को इनवाइट कर रहा है, जनरल पब्लिक को, कि आओ और मेरे शेयर्स में सब्सक्राइब करो, मेरे शेयर्स खरीदो, मेरे डिबेंचर्स को खरीदो, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो पैसे। अब क्या स्टेप होते हैं जिससे जो है एक पब्लिक कंपनी जो है पैसा रेस करती है पब्लिक से, जिसमें सबसे पहला काम होता है सेबी से अप्रूवल लेना। बेसिकली सेबी है क्या, सेबी की फुल फॉर्म यहां पे हम पहले देख लेते हैं, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारी कंट्री की जो कुछ गाइडलाइंस इशू करती है फॉर डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए। अब जो भी कंपनी कैपिटल मार्केट में अपने जो है शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर रहा है उन्हें जो है सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, एक अप्रूवल लेना पड़ता है सेबी से कि क्या मैं अपने शेयर्स या अपने डिबेंचर्स या अपनी कोई भी सिक्योरिटी जो है मार्केट में जो है इशू कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अब सेबी गाइडलाइंस किसके बारे में दे रही है, फ्रॉम द जर्नल पब्लिक मस्ट मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे उसकी गाइडलाइन क्या है कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, मस्ट नॉट कंसील। कोई भी बात जो है किसी भी तरह की मटेरियल इंफॉर्मेशन कंसील मतलब छुपाई नहीं जानी चाहिए है एक पोटेंशियल इन्वेस्टर से। एक इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो हर एक वो इंफॉर्मेशन जो उसकी जानने की उसकी जरूरत है, मतलब जो उसके लिए जरूरी है जानना, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको इन्वेस्टर के लिए डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, सारी जो है उन्हें बतानी पड़ेगी ताकि वो आपकी कंपनी में आके जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। तो सेबी की गाइडलाइन क्या कहते हैं कि हर एक मटेरियल इंफॉर्मेशन जो भी इन्वेस्टर के डिसीजन को जो है चेंज कर सकता है, हर एक मटेरियल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है सारी कंपनी को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इन्वेस्टर के सामने, जनरल पब्लिक के सामने, ताकि जो है वो कॉन्फिडेंटली एक आके जो है आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सके और उनके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सेबी इज देयरफॉर रिक्वायर्ड बिफोर गोइंग अहेड विद रेजिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक। और ये जो हम एक कंपनी जो है पब्लिक से जो फंड रेज कर रही है उससे पहले उसे सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है कि क्या हम जो है मार्केट में अपने शेयर्स या अपने डिबेंचर्स या अपनी कोई भी सिक्योरिटी जो है इशू कर सकते हैं या नहीं। तो पहला काम क्या है, सेबी का अप्रूवल लेना, सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना। सेकंड आता है
फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ा कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इनविटेशन होता है जनरल पब्लिक को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉपी जो है प्रोस्पेक्टस की या फिर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है मैं आपको वो ऑलरेडी पहले भी बता चुकी, बट हम आगे भी देखते हैं कि या तो प्रोस्पेक्टस की कॉपी या फिर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस की कॉपी जो है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, जहां पे आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया अथॉरिटी में, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास एक कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी कि हमने इस तरीके से जो है जनरल पब्लिक को इनवाइट किया है। A prospectus is an invitation to the public to apply for securities, that is shares and debentures etc. of the company or to make deposit in the company. Prospectus के एक तरह का इन्विटेशन है जनरल पब्लिक को कि और उनकी सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई करो और कंपनी में जो है अपने पैसे इन्वेस्ट करो। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। अब पब्लिक कंपनी है, जरूरी नहीं है कि वो जनरल पब्लिक के थ्रू ही फंड को जो है रेज करे। कभी कभी एक पब्लिक कंपनी भी जो है प्राइवेट कंपनी की तरह प्राइवेट अरेंजमेंट्स करके, जैसे कि फ्रेंड्स रिलेटिव्स, इनसे जो है अरेंजमेंट करके अपने पैसे जो है अपने फंड्स जो है रेस कर लेती है। अगर एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट अरेंजमेंट करके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के थ्रू जो है अपना फंड रेस कर रही है तो उस केस में स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है उसे उसकी कॉपी जो है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी में सबमिट करनी पड़ती है। ये भी एक तरह इन्विटेशन ही है, बट ये थोड़ा प्रोस्पेक्टस से अलग होता है, इसमें पेजेस थोड़े ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे ये प्राइवेटली जो है लोगों को शेयर्स दे रहा है कि हाँ भाई आप लोग हमारे कंपनी के शेयर्स दे लो और उनसे जो है फंड रेज कर लेते हैं। प्राइवेट अरेंजमेंट कर रहा है कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहा है फंड्स रेजिंग के लिए, जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर रहा है। Public company may not invite people to subscribe to its securities, shares, debentures, etc. Instead, it can raise funds through friends, relatives या फिर कुछ प्राइवेट अरेंजमेंट्स करके, जैसे प्राइवेट कंपनी करती है। इस केस में अगर पब्लिक कंपनी जो है अपने फंड्स को रेज कर रही है, इन सच केसेस देयर इज नो नीड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। उस केस में प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती है। स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है आपको बस उसकी एक कॉपी जो है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को देनी पड़ेगी। कब? एटलीस्ट 3 दिन पहले। जब आपने सोच लिया कि मेरे इतने फ्रेंड को इतने शेयर देने, इतने रिलेटिव को इतने शेयर्स देने, अब उनको शेयर्स अलॉट कर रहे हो, उन्होंने अप्लाई कर लिया है, इतने इतने शेयर्स आपने सोच लिया किसको कितने कितने देने, उन्होंने मान भी लिया कि हम इतने इतने बाय करेंगे आपके कंपनी के शेयर्स। अब बारी आ रही है शेयर्स उनको देने की, अलॉट करने की। उसे अलॉटमेंट से 3 दिन पहले जो है उसकी कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास पहुंच जानी चाहिए है। तो यहाँ पे 2 हमारे जो है स्टेप्स कंप्लीट हो गए। पहला सेबी की अप्रूवल और सेकेंड हमारा प्रोस्पेक्टस का फाइल अप करना। थर्ड आता है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। अब यहाँ पे बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर को जो है अपॉइंट करना होता है। बैंकर क्या काम करता है? रेजिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक इज अ स्टुपिडियस टास्क। बहुत बड़ा टास्क होता है, डिफिकल्ट टास्क होता है थोड़ा फंड रेज करना पब्लिक से। द एप्लीकेशन मनी इज टू बी रिसीव्ड बाय द बैंकर ऑफ द कंपनी। अब बैंकर का काम क्या होता है? जितना भी एप्लीकेशन मनी, जितने लोगों ने अपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उन्होंने जो आपके शेयर्स के लिए जो पैसा दिया है शुरू में, एप्लीकेशन मनी जो दिया है, अप्लाई का जो पैसा दिया है, वो सारा पैसा कलेक्ट रिसीव कौन करता है? बैंकर करता है। The broker tried to sell the shares by distributing the forms and encouraging the public to apply for the shares. अब कोई कंपनी क्या करती है जब उनको लगता है कि भाई पब्लिक शेयर्स हमारे खरीद लेगी, बट हमें एक ब्रोकर की जरूरत है जो हमारी जो है कंपनी के फॉर्म्स बांटे, उनको लोगों को इनकरेज करे कि भाई आओ इस कंपनी के शेयर्स खरीदो, ये बहुत अच्छे शेयर्स है, ये बहुत अच्छी कंपनी है, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा काइंड ऑफ। तो इस केस में वो क्या करती है? ब्रोकर को हायर करती है जो कंपनी के बिहाफ पे जो है आगे जनरल पब्लिक को जो है एनकरेज करता है और उनको जो है उनके कंपनी के शेयर्स जो है सेल आउट करता है। If the company is not reasonably assured of a good public response to the issue, it may appoint underwriter to the issue. But कुछ कंपनीज क्या होती है जो बिल्कुल ना कॉन्फिडेंट नहीं होती हैं कि पता नहीं हमारी कंपनी को शेयर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, तो उस केस में क्या करती है? अंडरराइटर अपॉइंट करती है। There is a difference between broker and underwriter. First of all, ब्रोकर का काम क्या हो रहा है? ब्रोकर क्या कर रहा है? सिर्फ एक मिडल मैन की तरह काम कर रहा है, जो कंपनी और जो शेयर होल्डर जो आपकी कंपनी के शेयर खरीदेगा उनके बीच का एक मिडलमैन की तरह काम कर रहा है। वो कंपनी के बिहाफ पे जो है आगे शेयर्स बेच रहा है।
आगे शेयर्स बिकेंगे नहीं बिकेंगे उससे ब्रोकर का कोई लेना देना नहीं, ब्रोकर लेके अपना बेस्ट दे सकता है बस लास्ट की भाई मैंने अपना बेस्ट दिया है आपके कंपनी के शेयर्स को बेचने के लिए, अब नहीं बिक रहे तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, वो अपना कमीशन लेके चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अंडरराइटर क्या करता है, फॉर से कि एक XYZ लिमिटेड कंपनी है या उसने एक अंडरराइटर हायर किया है। अब अंडरराइटर का काम क्या है, XYZ लिमिटेड से सारे शेयर्स या कुछ अमाउंट के शेयर्स, डिपेंड करता है अंडरराइटर के ऊपर, वो जो है कंपनी से XYZ लिमिटेड ने फॉर से कि 1 लाख रुपए के शेयर जो है मार्केट में इशू किए थे, तो 50,000 के शेयर जो है एक अंडरराइटर ने जो है ले लिए, जिसको जो है कंपनी ने अपॉइंट किया था। वो कह रहा है कि अब ये 50,000 जो शेयर्स मैंने आपसे लिए हैं इसकी जिम्मेदारी मेरी है मार्केट में बेचना, ठीक है। अब वो शेयर्स बिके या ना बिके, कंपनी फ्री हो चुकी है। थिंग इज कि ये मान लो कि अंडरराइटर ने ही वो कंपनी के सारे शेयर्स ले लिए। अब अंडरराइटर ऐसा क्यों करता है, कमीशन के लिए करता है। अंडरराइटर को जो है ब्रोकर के कंपैरिजन में अंडरराइटर को कमीशन हमेशा ज्यादा ही मिलता है क्योंकि उसका रिस्क ज्यादा है, पता नहीं कंपनी के शेयर्स बिके ना बिके। अब थिंग इज कि वो अपने बिहाफ पे चाहे शेयर्स अभी ले रहे चाहे बाद में ले, एक एक करके ले, कैसे भी ले। थिंग इज कि उसने वो चीज जो है वहां पे कर दी है, कंपनी में जो है वादा कर दिया कि भाई इतने के शेयर्स जो है आपके मार्केट में बिक जाएंगे, मार्केट में नहीं बिकेंगे तो वो लेके जाएगा। तो यहाँ पे अंडरराइटर का काम क्या होता है, एक अश्योरेंस देना कंपनी को कि आपके जो है शेयर्स बिके ही समझो। अंडरराइटर अंडरटेक टू बाय द शेयर्स इफ दीज आर नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। पब्लिक अगर सब्सक्राइब नहीं कर रही है तो अंडरराइटर जो है उन्हें सब्सक्राइब करता है और आगे मार्केट में बेचता है। दे रिसीव अ कमीशन फॉर अंडरराइटिंग द इशू। इसमें अंडरराइटर को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर इज नॉट नेसेसरी। अंडरराइटर को अपॉइंट करना कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। भाई अगर कंपनी अच्छी खासी है, उसके शेयर जो है नॉर्मली ऐसी पब्लिक जो है सब्सक्राइब कर लेती है, बाय कर लेती है, तो उसको जरूरत नहीं है अंडरराइटर को जो है अपॉइंट करने की। लेकिन अगर कंपनी की डाउट में है तो वो अंडरराइटर अपॉइंट कर सकती है। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये आप जो है टर्म ऑलरेडी मैं एक अपनी वीडियो में बता चुकी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हम फिर से देख लेते हैं। द कंपनी मस्ट रिसीव application for a certain minimum number of shares before going ahead with the allotment of shares according to the companies that this is called the minimum subscription। अब यहाँ पे एक सेबी की गाइडलाइन है, यहाँ पे एक सेबी की गाइडलाइन है कि जो कंपनी इशू कर रही है मार्केट में अपने शेयर्स, फॉर से कि एक XYZ या ABC लिमिटेड कोई भी कंपनी है, उसने 1 लाख रुपए के शेयर जो है मार्केट में निकाले इशू के लिए कि भाई मैं 1 लाख रुपए के शेयर जो अपने मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इशू के लिए निकालूंगा। उसने सेबी से परमिशन भी ले ली, ब्रोकर्स वगैरह भी अपॉइंट कर लिया, बैंकर्स वगैरह भी अपॉइंट कर लिया, सब काम हो गया, ठीक है। अब पब्लिक ने जो है स्टार्ट किया उनके कंपनी के शेयर्स बाय करना। पर यहां पे सेबी की गाइडलाइन कहती है कि जितने अमाउंट के शेयर, फॉर से वो कोई भी अमाउंट हो सकती है, यहां पे मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया 1 लाख का, जितने भी अमाउंट के शेयर कंपनी जो है मार्केट में इशू कर रही है उसका 90% कम से कम भी पब्लिक ने जो है सब्सक्राइब किया हो, मतलब खरीदे हो, उनके लिए अप्लाई किया हो। अगर 90% से कम, फॉर से कि 1 लाख एग्जांपल लेके चलते हैं कि 1 लाख रुपए के जो है शेयर मैंने मार्केट में इशू किए हैं, तो 90% के हिसाब से 90,000। अगर 90,000 या 90,000 से ज्यादा के शेयर्स अगर मेरे पब्लिक ने खरीद ले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे जितने भी शेयर जिसने जितने भी अप्लाई किए कि भाई मुझे इतने चाहिए शेयर्स, मुझे इतने चाहिए शेयर्स, मैं जाके उनको अलॉट कर दूंगी, उनको शेयर्स दे दूंगी जिसके जितने उन्होंने डिमांड की है। लेकिन अगर ये 90% से कम है, फॉर से कि 80,000 ही लोगों ने अप्लाई किया, 80,000 शेयर्स के लिए ही लोगों ने अप्लाई किया, मेरे सिर्फ 80,000 रुपए के शेयर लोगों ने खरीदे, जो कि गाइडलाइन के अगेंस्ट चला गया। गाइडलाइन क्या कहते हैं कि कम से कम ही 90% जो है सब्सक्राइब होना चाहिए, बाय होने चाहिए शेयर, सब्सक्राइब अप्लाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 80,000 ने अप्लाई किया है, 80,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, ये जो 80,000 रुपए मुझे शेयर्स के मिले हैं, 80,000 रुपए के जो शेयर्स मैंने लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं, मेरा 90% का ये गाइडलाइन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मुझे ये सारे के सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे गाइडलाइन कहती है कि अगर 90% या 90% से ज्यादा जो है लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं आपके शेयर्स को, तो ही आप उन्हें आगे शेयर्स अलॉट कर सकते हो, शेयर्स उनको दे सकते हो। अगर 90% वाली ये जो गाइडलाइन है ये कंप्लीट नहीं होती है, तो आपको जितना भी पैसा Does if the application receive for the shares for amount less than 90% अगर issue
से होता है, अगर जो इशू किया है उसे 90% से लेस देन आपको रिसीव होता है, तो अलॉटमेंट नहीं की जाएगी। अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड, आप शेयर्स नहीं दे सकते जिसने जितने भी शेयर्स मांगे हैं। अब ये रूल है, सो है, एंड द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड मस्ट बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट, और सारा का सारा पैसा जितना भी एप्लीकेशन का आया था उनको सबको रिटर्न करना पड़ेगा अगर गाइडलाइन कंप्लीट नहीं होती है तो। सेबी यहाँ पे ये कहता है कि भाई एटलीस्ट अब एक बंदा मेहनत कर रहा है, अपने शेयर जो है इशू कर रहा है मार्केट में, तो एटलीस्ट उसे 90% जो है पैसा मिलना चाहिए, तभी जो है वो फंड्स का जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन, मतलब यूसेज उसका कर पाएगा। उसको कम से कम लगेगा कि उसके पास कुछ फंड्स आए हैं जिससे वो अपनी एक्टिविटीज कर सकता है। तो ये सेबी की गाइडलाइन है कि 90% जो है आपका सब्सक्रिप्शन होना ही होना चाहिए शेयर्स का। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अगर फॉर से कि अब आपके सारे सेबी अप्रूवल मिल गया है, आपने जो है प्रोस्पेक्टस भी फाइल कर दिया है, मतलब सबमिट करा दिया उसकी कॉपी जो है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को, आपने बैंकर्स ब्रोकर्स भी अपॉइंट कर लिया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो अब क्या करना है, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि आपने स्टॉक एक्सचेंज के नाम सुने होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारे यूजुअली थोड़े फेमस हैं। तो क्या करना है, एक स्टॉक एक्सचेंज से आपको क्या लेनी है, परमिशन लेनी है कि भाई हाँ मैं इस स्टॉक एक्सचेंज में, इस मार्केट में जो है अपने शेयर्स इशू कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। एन एप्लीकेशन इज मेड, एटलीस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज के पास जो है आपको परमिशन लेनी पड़ेगी टू डील इन इट शेयर्स और डिबेंचर्स। कोई भी आपकी सिक्योरिटी हो, शेयर हो, डिबेंचर हो, उसमें डील अगर आपको करना है, इशू करना है मार्केट में, तो आपको एक स्टॉक एक्सचेंज की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। इफ सच परमिशन इज नॉट ग्रांटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 वीक, 10 वीक का एक जो है लिमिट होता है, अगर उससे पहले अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन 8 डेज जितना भी एप्लीकेशन का पैसा आपके पास आया है शेयर्स का, जो भी आपको रिसीव हुआ है एप्लीकेशन का पैसा, वो सारा आपको वापस करना पड़ेगा विद इन 8 डेज। नेक्स्ट आता है हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब मान लो कि एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज से भी आपको परमिशन मिल गई कि हाँ भाई ठीक है, आप जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसी में भी जो है आप अपने शेयर्स को जो है इशू कर सकते हो, वहां पे अपने शेयर्स की डीलिंग कर सकते हो। अब बारी आ रही है शेयर्स को अलॉट करने की, मतलब शेयर्स जितने शेयर्स लोगों ने मांगे उतने शेयर्स उनको देना। Till the time shares are allotted, application money received should remain in a separate bank account and must not be used by the company. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब तक अलॉटमेंट शेयर्स की नहीं हो जाती, जितने शेयर्स जिस पर्सन ने मांगे हैं उतने शेयर्स उनको दे दिए नहीं जाते, इतने एप्लीकेशन का पैसा जो एक कंपनी को रिसीव हुआ है वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना चाहिए है, उसे कंपनी को यूज नहीं करना चाहिए है। In case the number of shares allotted it is less than the number applied for, or where no shares are allotted to the applicants, the excess application money if any is to be returned to the applicants or adjusted towards allotment money due to them. अब देखो काफी सारे केसेस होते हैं कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसे रखने का जो है एक रीजन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मैंने मार्केट में 1 लाख रुपए के शेयर्स जो हैं इशू किए हैं, ठीक है, लेकिन पैसे आ जाते हैं 1,20,000 के हिसाब से। कभी कभी भाई जब मैंने 1 लाख फॉर से कि मैंने 10,000 शेयर्स, अमाउंट ना लगा के मैं एक नंबर ले रही हूं कि मैंने मार्केट में 10,000 शेयर्स जो है इशू किए थे, पर जो डिमांड आ गई, जो एप्लीकेशन आ गई, वो 12,000 शेयर्स के लिए आ गई, मतलब एक्सेस आ गया, लोगों ने ज्यादा डिमांड कर लिए मेरे शेयर। जो डिमांड आई वो 12,000 की आ गई, लोगों ने पैसे भी जमा कर दिए। मैंने अब इशू किए थे 10,000 और जो है पैसे आ गए 12,000 के, तो जो 2,000 एक्स्ट्रा के जो मेरे पास पैसे आए हैं, पर मेरे पास शेयर नहीं है उनको देने के लिए, लेकिन पैसे आ गए है 2,000 एक्स्ट्रा, लोगों के भी 10,000 लोगों को तो मैं शेयर दे दूंगा, ठीक है, लेकिन ये 12,000 का कैसे करूंगा, 2,000 जो एक्स्ट्रा शेयर्स की जो डिमांड आई है, मेरे पास शेयर्स है नहीं देने के लिए, लेकिन उनका पैसा आ गया, तो क्या करना पड़ता है, उनको रिटर्न करना पड़ता है। ये जो 2,000 शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा जो डिमांड आई है, उनका जो पैसा मेरे पास आया है, उनको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट में सेपरेट पैसा रखा जाता है कि पता नहीं चलता कि कब जो है एप्लीकेशन मनी आपको जो है रिटर्न करनी पड़ रही है। और कभी कभी क्या होता है, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इफ एनी इज टू बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट और एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी ड्यू टू देम। अब फॉर से कि 10,000 शेयर्स ही जो है मैंने मार्केट में किए थे, अब 3 बंदों ने ही मेरे शेयर्स जो है बाय कर लिए, अब उन्होंने डिमांड जो है एक्स्ट्रा की। अब जैसे कि 10,000 शेयर्स जो है मैंने मार्केट में इशू के लिए निकाले, 3 ही बंदों ने जो है, शेयर होल्डर्स ने जो है मेरे शेयर्स जो है बाय कर लिए। एक ने बाय कर लिए 5,000 शेयर्स मेरे,
एक ने कर लिए 3, और एक ने कर लिए 4000। अब वही बात होगी 12,000 की। अब क्या है कि 3 ही लोगों ने खरीदे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि यहां पर भी 12,000 बन रहा है, भाई शेयर तो 10,000 है, लेकिन एप्लीकेशन मनी मुझे 12 के हिसाब से मिल गई। तो अब क्या करूंगी, मैं इनसे बात करूंगी, ठीक है। अब मैं इसको कह रही हूँ देखो भाई मेरा 10,000 ही शेयर है, लेकिन मेरे पर डिमांड 12 की आ गई, तो मैं क्या करूंगी, एडजस्टमेंट करूंगी। अब क्या करूंगी, इसको 5,000 वाले को 4,000 शेयर दे दूंगी कि भैया मेरे पास 4,000 ही हैं, 4,000 ले लो। अब उसको तीनों को देने थे शेयर्स, तीनों शेयर होल्डर्स बहुत अच्छे थे, तो 5,000 को 4,000 दे दिए, इसको पूरे 3 ही दे दिए, और इस 4 वाले को 3 दे दिए, हो गए 10। अब इस केस में क्या हो रहा है कि भाई 5,000 वाले को 4,000 जो है शेयर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 1,000 के इसके, अब मेरे पास तो इसके 1,000 शेयर के पैसे एक्स्ट्रा आए हुए हैं, इसने तो भी 5 के हिसाब से मुझे पैसे दिए थे, 5,000 के हिसाब से इसने मुझे जो है पेमेंट की थी एप्लीकेशन मनी की। तो या तो ये 1,000 शेयर्स के पैसे मैं उसे रिटर्न कर दूंगी, रिटर्न टू द एप्लीकेंट, जो एक्सेस पैसा होता है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जैसे कि इसकी केस में 1,000 एप्लीकेशन मनी का पैसा एक्स्ट्रा आ गया, इसने अप्लाई किया था 4 के लिए, मैंने इसको दिए सिर्फ 3,000 शेयर्स, तो जो 1,000 एक्स्ट्रा शेयर्स जो हैं के पैसे जो है इसके मेरे पास पड़े हैं जो एप्लीकेंट के, या तो मैं उन्हें जो है रिटर्न कर दूंगी उन लोगों को तुरंत कि भाई मैंने आपने मुझे 5,000 के हिसाब से पैसे दिए थे, मैंने सिर्फ आपको 4,000 शेयर ही दिए हैं, तो जो बचे 1,000 शेयर का जो पैसा है वो आप मुझसे वापस ले लो। नहीं तो जो अलॉटमेंट का पैसा होता है, अब जैसे कि पता है कि शेयर्स की जो जैसे कि 10 रुपए का शेयर है तो उसमें पैसे जो है अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में लिए जाते हैं कि 2 रुपए एप्लीकेशन मनी पे, 4 रुपए जो है अलॉटमेंट पे, और आगे जो है कुछ कॉल्स में जो है पैसे लिए जाते हैं। तो ये 1,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो 1,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा जो इसका पड़ा हुआ है मेरे पास, या तो मैं उसे रिटर्न कर दूंगा, या फिर जब अलॉटमेंट का पैसा वो मुझे देने आएगा, शेयर का एप्लीकेशन मनी दी सिर्फ उसने, अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा भी बचा है देना, तो या फिर मैं उसे जो है ये 1,000 एक्स्ट्रा जो पैसे थे यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे जो है उसे एडजस्ट कर दूंगी, अलॉटमेंट मनी के टाइम पे जो है उसे एडजस्ट कर दूंगी। यहाँ पे जो है कंपनी और सामने शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। तो ये था अलॉटमेंट ऑफ मनी। आई होप गाइस कि आपको सारे स्टेप जो है क्लियर हो गए होंगे। सेबी अप्रूवल, देन प्रोस्पेक्टस की जो कॉपी जो है रजिस्ट्रार पे जो है दे के आना, ब्रोकर्स, बैंकर्स, अंडरराइटर्स का क्या काम होता है, देन जो है हमारा स्टॉक एक्सचेंज से जो है परमिशन लेना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस, एंड हमारा अलॉटमेंट कैसे करते हैं हम शेयर्स का। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। मैं और भी वीडियो जो है बहुत जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी सब्जेक्ट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।